हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड अगस्त 12 2024। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखो, ये आर्टिकल जो था कि प्रोविजन टू स्किप लोकल ट्रायल्स, ये ऑलरेडी मैं द हिंदू में डिस्कस कर चुका था, बट यहाँ पे भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, हुआ क्या है कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसने क्या कहा है कि कुछ ड्रग्स को अब लोकल ट्रायल्स की ज़रूरत नहीं है अगर वो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि लोकल ट्रायल्स जो होते हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर लोकल ट्रायल्स नहीं करने पड़ेंगे तो पहले तो ड्रग्स थोड़े सस्ते हो जाएंगे, और इंडिया बेसिकली जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है उसके लिए एक्सपोर्ट करना भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कौन कौन से ड्रग्स हैं। पहले तो ये देखो, लिखा है कि मेडिसिन फॉर रेयर डिजीजेस, सेलुलर जीन थेरेपीज और पेंडेमिक से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, और आर्म फोर्सेस के लिए जो मेडिसिन हैं, ये ऐसा कोई ड्रग जिसकी एफिकेसी अभी किसी प्रेजेंट ट्रीटमेंट से बेटर है, वो उनको ये वेवर मिल रहा है। ठीक है। रेयर डिजीज़ वाला सेलुलर जीन थेरेपी हो गया, पेंडेमिक हो गया, आर्म फोर्सेस के लिए जो वो हो गया। बाकी एक देखो, ये रूल्स आए थे, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, इसने अलाउ किया था कि कुछ ड्रग्स के लिए लोकल क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती है। अब लोकल क्लिनिकल ट्रायल में बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। अब ये स्टेजेस क्या होती हैं ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। बस इसमें 4th स्टेज जो होती है वो होती है ये चेक करने के लिए कि जब ड्रग को मार्केट में भेज दिया गया है तो पेशेंट्स एट लार्ज पे क्या असर हो रहा है, तो डॉक्टर्स वगैरह से रिव्यू ले जाते हैं। ठीक है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर एक कमेटी आती है। वो कौन सी कमेटी है वो नाम जानना जरूरी नहीं है। वो कमेटी क्या करती है, वो केस बाय केस बेसिस पे जो भी ड्रग्स हैं जिनका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है उनको कह सकती है, उन कंपनीज़ को, कि इनका क्लिनिकल ट्रायल करो। ये इसके पास डिस्क्रिशनरी खुद की पावर है। ठीक है। और हर वो ड्रग जिसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है उसको जो फेज़ 4 मैंने बताया था अभी, मार्केट वाला, कि मार्केट में उसे देखना, मार्केट सर्विलेंस करना पड़ेगा, वो तो करना ही है। ठीक है। बस इतना ही काम का था इसमें। तो जापान ने अभी एक एडवाइजरी इशू की है कि हो सकता है यहाँ पे जापान के इस एरिया में एक मेगा क्वेक एक्सपीरियंस हो। मेगा क्वेक का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्वेक जिसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड जो है 8 से ऊपर है। ठीक है। अब जापान के यहाँ वाले रीजन में, इस रीजन में एक 900 मीटर लंबा ननकाई ट्रफ है। अब ये क्या है, मैप से डिस्कस करते हैं। अब ननकाई ट्रफ क्या है, बेसिकली ये 900 किलोमीटर लंबा जोन ऑफ सबडक्शन है। अब जोन ऑफ सबडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो है, यहाँ पे 2 प्लेटें टकराएंगी, टेक्टोनिक प्लेटें, उसमें से जो हैवियर होगी वो नीचे सबडक्ट हो जाती है। अब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि जो प्लेट ओशियनिक प्लेट होती है ये हैवियर होती है और ये सबमर्ज हो जाती है नीचे, किसके, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है उसके नीचे। तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट प्रेजेंट है वो है यूरेशियन प्लेट, जो कि मेजरली कॉन्टिनेंटल होती है, और इधर जो ओशियनिक प्लेट है वो है फिलीपींस प्लेट। अब फिलीपींस प्लेट जो क्योंकि ओशियनिक प्लेट है तो ये नीचे सबमर्ज हो जाएगी किसके, यूरेशियन प्लेट के अंदर। तो यहाँ बहुत हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है। और जब अगर वो 8 के ऊपर है अगर उसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड, तो हम बोल देते हैं उनको मेगा क्वेक। और ये जापान में बेसिकली हर 100 से 150 साल के अंदर एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। अब देखो, सुनीता विलियम्स बेसिकली क्या हुआ है, ये और एक और, ये दोनों लोग स्टक हो गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, बिकॉज इनको जो ले जाने वाला स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था स्टार लाइनर, उसमें कुछ ग्लिचेस आ गए हैं। ठीक है। ये हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए काम का क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का स्टैटिक पार्ट। अब बेसिकली ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1998 में, और ये है लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ठीक है। और इसके पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, पहला तो क्या है, नासा है यूएस की, उसके बाद रशिया का रॉसकॉस्मोस, और यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान का जाक्सा, और कनाडा का सीएसए, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो याद कैसे करना है कि देखो, ये रहा हमारा अगर यूएसए तो इसके ऊपर है कनाडा, इधर हमारा रख लो क्या कहते हैं, जापान हो गया, बीच में पूरा यूरोप, और रशिया तो इधर है ही। ठीक। अब ये ऑर्बिट कहाँ करता है, ये ऑर्बिट करता है लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर अबव दी अर्थ। और ये हर 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर लगाता है। बस इतना ही काम का था। वैसे तो मैं द हिंदू में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था क्लीन प्लांट प्रोग्राम को, बट यहाँ पे भी डिस्कस करते थे। तो सेंटर का ये प्रोग्राम है बेसिकली, ये किस लिए है कि यील्ड और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। कौन से क्रॉप्स की, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की। अब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत हाई है।
बट क्या होता है, जैसे मान लो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस वगैरह में, तो वो लोग कह देते हैं कि आपके इसमें जर्म्स या पेस्टिसाइड बहुत हैं, तो वो डिनाई कर देते हैं। तो इसीलिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। बेसिकली फार्मर की इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इस स्कीम के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? फंड्स आएंगे बेसिकली, देखो फंड आना है इतना, और ये कहाँ से आएगा? आधा इसका पैसा आएगा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से। अब ये क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 2014-15 में लॉन्च हुई थी। अब स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है? स्टेट और सेंट्रल दोनों पैसा देंगे, ठीक है, सेंट्रल दोनों पैसा देंगे, और आधा पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। कहाँ से? एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। तो ये पैसे आने, और इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है कि ये क्या करेंगे कि पहले तो वायरस फ्री और हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल लेंगे, जिसको बोलते हैं मदर प्लांट। अब मदर प्लांट क्या होता है? मदर प्लांट बेसिकली ऐसा प्लांट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसकी कटिंग्स या सीड से हम नया प्लांट क्रिएट कर सकते हैं जो कि आइडेंटिकल होगा मदर प्लांट से, ठीक है। तो ये भी डिजीज़ फ्री होगा, हाई क्वालिटी होगा। तो ऐसा होता है मदर प्लांट। तो ये क्या करेंगे, पहले कंपोनेंट में हम ये प्रोवाइड करेंगे, और इनका डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? इनका डेवलपमेंट होगा 9 क्लीन प्लांट सेंटर बन रहे हैं वहाँ पे। कहाँ पे बन रहे हैं? अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ बन रहे हैं, लेकिन एक बार देख सकते हो बस। सोलापुर में पोमोग्रेनेट, ये सब देख लेना, लखनऊ वगैरह, ये मैंने PDF डाल रखा है वहाँ पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक। दूसरा कंपोनेंट होगा कि 9 सेंटर बनेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और सर्टिफाई करेंगे सीड्स वगैरह को, मदर प्लांट की सीड्स वगैरह को, और इवन जो बाद में सीड्स हमें ऑब्टेन हो रही है उनको सर्टिफाई करेंगे। अगर कोई प्लांट अगर हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो 2 साल तक उसे क्वारंटीन में रखा जाता है, उसके बाद ही उसका यूज़ किया जा सकता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। और हम, एक फैक्ट और है कि हम क्या कहते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ये ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं देन एक्सपोर्ट। फ्रेश फ्रूट्स जो है हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं देन एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी हाई डिमांड है फ्रेश फ्रूट्स की हमारे यहाँ। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड कर रहा है। ये किसके अंदर आता है? ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटीज़ एक्ट 1960 में रजिस्टर्ड है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, ठीक है।